आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा भी हो सकता है क्या? इस लड़की को कभी कोई चाह क्यों नहीं होती? कभी कोई असंतोष क्यों नहीं व्यापता? मुझे तो आज भी एक चाह है, पता नहीं क्या पाने की। प्रेरणा को पहली बार लगा कि मधु के पास बहुत कुछ न होते हुए भी शायद सब कुछ है, और उसके पास सब कुछ होते हुए भी शायद कोई कमी है, कोई असंतोष है। गोविंदा का विवाह है। सबीर काका ने बहुत आग्रह से बुलाया है। सोचती है गांव हो आए, कब से गृह ग्राम नहीं गई। दिल्ली की व्यस्तता जाने नहीं देती। कभी समय निकला भी तो जहाँ पिताजी पदस्थ थे वहाँ जाती है। माँ से गांव की सूचना मिलती रहती है। यही कि सबीर काका की चारों लड़कियां तो किसी प्रकार ब्याह दी गई। अब पेट पोछना गोविंदा बचा है बस। प्रेरणा की स्मृति में गांव उतर आया। बाबूजी के बड़े प्रशासनिक पद, प्रभुत्व, पैसे का प्रभाव पूरे गांव में देखा जा सकता है। माँ जब भी गांव जाती कमर में हाथ धरे इस बखारी से उस बखारी डोलती फिरती। पीछे पीछे पैदावार का हिसाब देती काकी। काकी की लड़कियां हुक्म बजाती, जो बोलो सो हाजिर। कभी आम का पन्ना, कभी आंवले की चटनी, तो कभी लाल फूल की चटनी, तो कभी पानी के बतासे। प्रेरणा की उतरन यहाँ खप जाती। काकी की लड़कियां मधु, मेघा, मालती, मांडवी छीना झपटी करती। मधु ने बचपन में प्रेरणा की उतरन पहनी होगी। इधर 13-14 की होते ही साड़ी पहनने लगी थी। बाकी तीनों बहनें प्रेरणा की उतरन पाकर खुश हो जाती, जबकि मधु अपनी साधारण सूती साड़ी में विभोर रहती। मधु का संतोष प्रेरणा को त्रास देता। प्रेरणा खुद से 2 वर्ष छोटी मधु को आकारण अपना प्रमुख प्रतिद्वंदी मानने लगी थी, जबकि मधु प्रेरणा के ठाठ बाट से निष्प्रभावी बनी रहती। प्रेरणा उद्विग्न होती, मधु तू साड़ी में खबीस दिखती है। दीदी, साड़ी में बहुत आराम मिलता है, लड़कों जैसे पैंट में तुम्हारा दम नहीं घुटता। मधु अपनी नादानी में प्रेरणा को छेड़ देती। तू क्या जानेगी जींस की शान, गांव से निकल फिर देख लड़कियां कितना अद्भुत कर रही है, कितनी ऊंची पढ़ाई कर रही है। तो हम भी 8वां पास किए हैं, अच्छे नंबरों से। तेरे लिए बहुत है, तुझे घर गृहस्थी तो संभालनी है। लड़की जात तो घर गृहस्थी ही देखती है दीदी, इसीलिए तुम दिन भर चूल्हा चौका देखती हो, पहनने ओढ़ने का शौर नहीं है। दीदी, तुम कपड़ा लत्ता दे देती हो, हमारा दारिद्र्य छिपा रहता है। वरना मेघा की बात सुनकर प्रेरणा के मुख पर विजयी भाव छा जाता। 2 खेमे बन जाते, मधु अकेली, प्रेरणा की और सब, मालती, मेघा, मांडवी, सब प्रेरणा को घेर कर शहर के किस्से पूछती। दीदी, शहर के किस्से सुनाओ। शहर की लड़कियां तुम्हारी तरह सुंदर और होशियार हैं। दीदी, तुम कार चला लेती हो, फटफटी भी। सभी लड़कियां घड़ी बांधती है। हाँ, मैंने नई घड़ी खरीदी है, पुरानी मुझे पसंद नहीं थी, तुम लोगों को दे दूंगी। प्रेरणा तिरछी नजरों से मधु को टोहती, शायद आग्रह करेगी,
इन लोगों को कपड़े मिल गए हैं दीदी, घड़ी मुझे दे देना। पर मधु आग्रह ना करती। प्रेरणा की कनपटी गर्म होने लगती। यह अभिमानी लड़की अपनी सीमा में तुष्ट है या तुष्ट दिखने का ढोंग करती है। इसे कभी मेरे जैसी सुविधा संपन्नता पाने की चाह नहीं होती। मेरी ठाठ बाट से डाह तो हो सकती है। फिर प्रेरणा जब मधु के ब्याह पर गांव आई तो तुष्ट थी कि यह अप्रिय चेहरा अब नजर नहीं आएगा। काकी हुलसकर माँ से बता रही थी, भाऊजी बड़ा अच्छा घर परिवार मिल गया है, माँ बाप और 2 भाई हैं, बस गांव में खेती बाड़ी है, कस्बा में पक्का मकान और निजी आटा चक्की है। लड़का कॉलेज में पढ़ता है, अच्छे नंबर से पास होता है। अपने दहेज के सामान को देखकर मधु लजाए भाव से प्रेरणा से बोली, देखो न दीदी, अम्मा हमारे लिए क्या क्या सजाए बैठी है। पलंग, रजाई, गद्दा, रेशमी चादर, टीवी, टेबल फैन, बर्तन, गहने। उन शुद्र सामग्रियों को देख प्रेरणा ने कहा लगाया था, मधु जब मेरा ब्याह होगा ना, तब देखना दहेज किसे कहते हैं। बंगला, गाड़ी, फर्नीचर, गहने और न जाने क्या क्या। सुनकर मधु चौंकी तक नहीं थी। शहर में ये सब देना पड़ता है दीदी, यहाँ गांव में नहीं चलता। प्रेरणा का जी चाहा मधु के बाल नोच डाले। कुएं की मेढक कहीं की अपने आगे किसी को कुछ समझती ही नहीं। शहर देखा होता तो जानती कि दुनिया कितनी बड़ी है। प्रेरणा अपने विवाह में मधु को दिखा देना चाहती थी कि दुनिया ऐसी रंगीन होती है और जिंदगी इसे कहते हैं। प्रेरणा का श्रृंगार, रत्न जड़ित आभूषण, बहुमूल्य परिधान, घर का भव्य सजावट, विद्युत बल्बों की जगमगाहट, अत्याधुनिक परिधानों में अतिथि समुदाय, नैनाभिराम IAS दुल्हा, संगीत लहरी, भव्य भोज, विराट दहेज, सब कुछ बेजोड़ अद्भुत था। प्रेरणा ने पाया मधु की आंखों में अचरज और कौतूहल खूब था, पर ईर्ष्या द्वेष न था। मधु अपने पति रूपेश और 2 नन्ही बेटियों में रमी हुई अपने स्तर पर प्रसन्न नजर आ रही थी। प्रेरणा के भीतर मरोड़ सी उठी। मेरे विवाह की भव्यता इसे थोड़ा भी विचलित नहीं कर रही है। यह खुश है, हर काम में कैसे आगे आगे हो रही है। हम तो खूब नाचेंगे गाएंगे। दीदी का ब्याह क्या मामूली बात है। बड़ी अम्मा, दीदी के ससुराल भेजा जाने वाला बैना तो हम ही बनाएंगे। खाजा, गुजिया, मठुलिया, सोहारी। तुम्हारे यह शहरी हलवाई सोहारी बनाना क्या जाने। दीदी, उपटन लगाने में मुंह ना सिकोड़ो। बड़े भाग से देह में हल्दी चढ़ती है। चलो बैठो, तुमने बहुत पुण्य किए हैं, तभी तुम्हें भी इतना अच्छा घरवर मिल रहा है जैसे कि हमें मिला है। घर धन धान्य से भरा रहता है, अच्छा परिवार है। और हमारे चक्की वाले रुपेश तो साक्षात श्री रामचंद्र जी हैं। मधु, तू भी जिस घर में तू रहती है उसमें मैं 2 दिन भी नहीं रह सकती। बंगला गाड़ी की आदत है। हमारे घर में भी कमी नहीं है दीदी। खूब बड़ा हवादार घर है, पनिहारिन कहारिन लगी है, खूब आराम है। प्रेरणा विक्षुब्ध हुई। मेरे ठाठ बाट देखकर भी इस बरबोली का सुख समृद्धि मापने का मापदंड नहीं बदला। ये अपने स्तर पर खुश है या मेरे ऐश्वर्य को देख अनदेखा कर मुझे तंग करती है। मुझसे प्रभावित नहीं होती। क्या मेरी बराबरी करना चाहती है?
मैं इससे कुछ लेना नहीं चाहती, बल्कि देना चाहती हूँ। बस ये भी अपनी बहनों की तरह मेरी चाकरी चटुकारी करे, मेरे अभिमान को तुष्ट करे, खुद को छोटा समझे। पर ये बेवकूफ़ फिर तमाम व्यस्तताओं के बीच एक लंबा वक्त सरक गया। प्रेरणा 2 बेटों की माँ बन गई। लंबे समय से किसी से मिलना नहीं हुआ। अब गोविंदा के ब्याह में जाकर देखना चाहिए कि मधु अब भी चहकती फिरती है या अभावों ने उसकी रीढ़ तोड़ दी है। बेवकूफ़ी में गिरावट आई या अब भी वैसी ही गंवार है। प्रेरणा अपने पति को बड़े प्रयास के बाद गिरिग्राम चलने के लिए सहमत कर सकी। वे विमान में बैठने पर झल्लाते रहे। गांव की सड़ी गर्मी सहन नहीं होगी, प्रदूषित पानी से बच्चों को संक्रमण हो सकता है। प्रेरणा, और तुम्हारे गांव में ढंग का एक डॉक्टर तक नहीं मिलेगा। दिल्ली से खजुराहो विमान से, फिर खजुराहो से गांव तक की यात्रा प्रेरणा के बाबूजी की कार में पूरी हुई। प्रेरणा के पहुंचते ही घर में अफरा तफरी मच गई। उसके पति इतने बड़े अफसर, पूरा घर स्वागत में तत्पर हो उठा। सीलिंग फैन वाले कमरे में उनको ले जाया गया। प्रेरणा दूसरे कमरे में बैठी। गोविंदा ने टेबल फैन चला दिया। माँ, काकी, मेघा, मालती, मांडवी सब घेर कर बैठ गए। प्रेरणा ने बहुत सारे रिजेक्टेड कपड़े निकाले। मेघा, ले भई, ये साड़ी तू रख, मैं नहीं पहनती, दिल्ली में रोज फैशन बदलता है। मांडवी, ये साड़ी पकड़, बड़ी गप है, सालों तक पहन सकती है। मालती, इधर आ। और हाँ, ये मेरे सोनू मोनू के कपड़े हैं, ये लोग अब नहीं पहनते। जिसके बच्चे को जो कपड़ा फिट आ जाए ले लो। इस लेन देन को देखती मधु बोल पड़ी। सोनू मोनू तो खूब नए फैशन वाले कपड़े पहनते होंगे, है ना? कहानी का शेष भाग कल आएगा फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।